नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। लेकिन ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्या मंदिर ही कराएगा बीजेपी का बेड़ा पार, वो आपको कुछ समय में बताएंगे, क्योंकि पहले भूमिका बांध दें कि हम बोलना क्या चाहते हैं या बताना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो प्रियंका गांधी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थी, जो कि उनका ससुराल भी है, और उन्होंने क्या बोला आइए आपको वो दिखा दें। प्रियंका गांधी बोली, महंगाई से आप तड़प रहे हैं, पढ़ लिख कर युवा कई साल से बेरोजगार हैं, प्रदेश में कारोबार चौपट है, यूपी में सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, जाति की राजनीति भी भयानक है, जहां देखो माफिया ही माफिया, शुक्र है सांस पर कोई माफिया नहीं, 8,000 करोड़ के जहाज में घूमते हैं प्रधानमंत्री, गन्ने का बकाया 4,000 करोड़ का, खाद की लाइन में दम तोड़ रहे हैं किसान, आवाज नहीं उठाएंगे तो फंसे रहेंगे, नेताओं को जिम्मेदार बनाना होगा, और कांग्रेस विकास के आधार पर लड़ेगी और हम 20 लाख लोगों को रोजगार दिलाएंगे। ये उन्होंने अपनी बात कही। अच्छा, अब अमित शाह, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर में थे। उन्होंने क्या कहा आइए आपको वो बता दें। उन्होंने सहारनपुर में कहा कि 2017 में मैं सहारनपुर आया था, सभा के बाद बहुत सारे लोग मिले थे, यूपी में परिवर्तन की बात कहते थे, पलायन कम होगा क्या ये पूछते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा रहा है पलायन। मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दो, पलायन करवाने वालों का पलायन होगा, ये उनका नारा है। तो उन्होंने वेस्टर्न यूपी में जो पलायन वाली पूरी एक चर्चा थी 2012, 13, 14 में, वो उन्होंने उसको दोबारा सामने लाए। अब इस सब के बीच में देखिए, ये तो मैंने भूमिका बताई, ये तो मैंने बैकग्राउंड बताया कि आज रैलियों में क्या हुआ। दरअसल कल ट्वीट जब किया केशव प्रसाद मौर्य, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, आपने ट्वीट किया और ट्वीट में आपने कहा अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर की प्रतीक्षा है, बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे नहीं है, आस्था और श्रद्धा का मुद्दा है। पहले मंदिर का विरोध करते थे, अब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, आने वाले समय में यही आप काशी मथुरा में भी देखेंगे। तो ये बोला डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने। अब इस पर, और कहां है मथुरा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये वही वेस्टर्न यूपी है जहां पर आज दो और बड़े नेता थे। अखिलेश यादव का कहना है कि नया मंत्र चलने वाला नहीं है, वो इसको नया मंत्र बुला रहे हैं। ये लोग हार स्वीकार कर चुके हैं, जो हार स्वीकार कर लेते हैं वही ऐसा बयान देते हैं। उधर मायावती का यह कहना है कि यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर यह जो बयान है कि अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, यह भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि बाकी तमाम बातें जो हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ले दे के जो बेस है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी पूरा गेम तैयार कर रही है, वो है मंदिर, वो है मथुरा, वो है पलायन। तो विकास की चीजें हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतने के लिए ये एक जुगत है। तो सवाल इंडिया का है ये, अयोध्या, काशी और क्या अब मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या ये है चुनावी जुगत? और सबसे बड़ी बात, क्या मंदिर बनाएगा बीजेपी की बात, और क्या मंदिर ही कराएगा बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेड़ा पार? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। मनोज काका प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, फैजान खान प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के, दयाशंकर दुबे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कर्नल दुबे, और केसी मित्तल नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो मंदिर की बात की है, विकास हुआ, तमाम और बातें हुई, लेकिन फिर घूम फिर के एक मंदिर का जिक्र हो गया। अब बीजेपी पलट के ये कहती है कि चुनावी मुद्दा नहीं है हमारे लिए, ये आस्था का मुद्दा है, और हम हमेशा से उठाते आए हैं और अभी भी उठा रहे हैं। संकेत, अदम गोंडवी की एक लाइन है कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए।
छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनमानस में जब आप देखेंगे, तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा मृत्यु कहां हुई? उत्तर प्रदेश में हुई। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर राष्ट्रीय पैमाने पर भी देखें तो उत्तर प्रदेश में 18.9% है। कहां है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब हम आप बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई और उसमें इस तरह की बर्बरता हुई कि एक बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई। और उत्तर प्रदेश में आए दिन पीसीएस जे से लेकर के और टेट तक के रोज परीक्षाएं के पेपर लीक हो जाते हैं। जब विद्यार्थी अपने घर से किसी तरह से जब परीक्षा केंद्र पर वो पहुंचता है अपने सीमित संसाधनों से तमाम दुश्वारियों का सामना करके, तो उसे ये बता दिया जाता है कि अब पेपर लीक हो चुका है और उसमें सरकार संरक्षित भ्रष्टाचारी संलिप्त है। तो इन सब विषयों पर बात करने के बजाय, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सबने जाना है, जो भारतीय जनता पार्टी भारत माता का जय बोलती है, उस भारतीय जनता पार्टी को भारत माता के हृदय में क्या होगा इसे देखना चाहिए। और भारत माता के हृदय में पहले कुरान होगा, बाइबिल होगा, महाभारत होगा, रामायण होगा, उससे सबसे पहले तो भारत का संविधान होगा। और भारत का संविधान और उसके प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो पंथ निरपेक्षता के आई से भी पढ़ना चाहिए। और ये मजहबी बयान दे करके किसी तरह से लोग अपने, जो उत्तर प्रदेश की आज हालात ये है, हम आप जब बात करें भ्रष्टाचार चरम, आपने अपना शुरुआती बात जरूर रख दी, बाकियों के पास भी चले जाऊं। कर्नल दयाशंकर दुबे हमारे साथ हैं। कर्नल दुबे, मुझे ये बात बताइए कि ये कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये देख करके कि शायद कहीं जमीन न खिसक जाए, क्योंकि आंदोलन का, जो किसान आंदोलन का प्रभाव यहाँ सबसे ज्यादा था, उस सब के चलते तो कहीं नहीं भगवान श्री कृष्ण याद आ रहे हैं? हालांकि आपका पुराना चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन अभी उसका जिक्र ले दे के कहां हाईवे और यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ किया, लेकिन फिर आप मंदिर पे ही आ गए। संकेत जी, जब हम राम मंदिर बनाने की बात करते थे तो उसके बाद मनोज काका के मुखिया जो अखिलेश जी हैं, उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाएंगे और बहुत बड़ी विशाल बनाएंगे जो विश्व में ऐसी कोई नहीं होगी। अब देखना आपको है और समझना आपको है कि कहां का बन रहा है और कहां का नहीं बन रहा है। रहा इस विषय की बात, तो मैं तो पहले ये कहूंगा कि ये समाजवादी का ही मुद्दा था, कृष्ण मंदिर जो मथुरा की बात कर रहे हैं आप। यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है तो वो सिर्फ कृष्ण की बात और मथुरा की बात नहीं करती, वो हमेशा बात करती है अयोध्या, वाराणसी और मथुरा। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसको आप चुनाव के उसमें ना जोड़िए। अब आपको एक मैं चीज बताऊं आपकी जानकारी के लिए, आपके माध्यम से, चूंकि आप देखे जाते हैं चैनल, अभी तो हमारा संकल्प ही तय नहीं हुआ है। संकल्प के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ लोक खन्ना साहब, सुरेश खन्ना जी को, माननीय मंत्री जी को, उसको अध्यक्ष बनाया गया है। एक्स डीजीपी है जो सांसद है, उनको सदस्य बनाया गया है। वो सब बनेगा और उसके बाद तय होगा। लेकिन जो ये बनाने की बात, ये कुछ कह रहे थे काका, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और मैं उनकी बात से कहीं नहीं कहीं सहमत हूं। वो कह रहे हैं कि सवाल दूसरा था, क्योंकि हम मुद्दे से बहुत जल्दी भटक जाते हैं, इस वजह से मैं वापस आपको लेकर के आऊं। मुझे आप ये बताइए कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, समय दीजिए, कुछ ऐसा एहसास तो नहीं हो रहा बीजेपी को कहीं जमीन ना खिसक जाए, इस वजह से पलायन की याद दिलाओ या मंदिर बनाने की बात करो? मुझे आभास है कि आप घेर घार करके ये सुनो में आ रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं कोई दबाव नहीं है। नो, रही बात करने की, तो वही मैं आपको कहा कि ये मुद्दा, अब अखिलेश जी भी तो कहते थे, तो क्या उनको डर नहीं है? क्या उनको डर होगा? लेकिन हमारे लिए ये आस्था का प्रश्न है, ये बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि टीईटी की परीक्षा कैंसिल हो गई। क्या करते हम? वैसे ही कर देते कि टीचर उन्होंने बना दिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के वो लोग बर्खास्त हो गए। हम फजियत में डाले लोगों को। आपको सुनाई नहीं दिया मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि सभी बच्चे सुरक्षित घर जाएंगे, निःशुल्क जाएंगे, निःशुल्क आएंगे, परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद उसका रिजल्ट निकलेगा। गैंगस्टर एक्ट में कितने लोग इनके यहाँ होते थे? पुलिस की भर्ती याद करिए, एक सेकंड, 10,000। ना समाजवादी पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी, किसी को यहाँ मौका नहीं मिलेगा। ये अपना
अव्वल चुनावी मैनिफेस्टो और दूसरा अपना इतिहास बताने के लिए, क्योंकि क्या है कि फिर वो डिबेट दूसरे दिशा में चली जाएगी। इसलिए नहीं कि मैं सुन नहीं सकता, लेकिन डिबेट दूसरी दिशा में चली जाएगी और मेरे पास समय बहुत कम है। फैजान साहब, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, केसी मित्तल साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको ऐसा आभास होता है कि ले दे के और घूम फिर के एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रभावी रणनीति यही रहती है कि मंदिर ही लगाएगा बेड़ा पार? जो चीज पूरे तौर पर स्पष्ट है उसके लिए कुछ कहने की जरूरत क्या है? इसके अलावा तो और कोई चारा है ही नहीं उनके पास। मैं आपको दो बात कहना चाह रहा हूं इसमें। आपने अभी हाल ही में जस्टिस रंजन गोगोई का बयान सुना होगा और जस्टिस अशोक भूषण जो अयोध्या के जजमेंट में पार्टी थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने क्या कहा? ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं था हमारे सामने, ये एक जाति विवाद जिसको हम डील कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तो आप उस जाति विवाद को आप उसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं? वो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि आपका राजनीतिक मकसद उससे हल होता है। और आप अभी मौर्य जी कह रहे थे कि आस्था की बात, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप ईमानदारी से और सच्चाई से पूछें तो ये सब बात कहना एक सरासर गलत है, झूठ है और माफ करेंगे मुझे, एक राजनीतिक षड्यंत्र है ये, जिसको कि आपको समझना चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन सबसे, क्या चीज है षड्यंत्र? ये धर्म का यूज राजनीति में, इलेक्शन के टाइम में, ये एक पहलू आप सुनिए। दूसरी बात मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं कहने की। हाँ। आपने अभी संविधान दिवस मनाया 26 तारीख को, आपने पढ़ा संविधान में क्या है? मैं आपको एक जजमेंट का रेफरेंस देता हूं। बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हुआ जिसमें 2 जजों की पीठ ने यह कहा कि धर्म का प्रशासन से कोई वास्ता नहीं है, दोनों के बीच में एक वॉल है। आप धर्म की क्या प्रचार कर रहे हैं? आप संवैधानिक पोस्ट होल्ड करके आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इट्स टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लॉर्ड, आपने इलेक्शन कमीशन में बयान दिया हुआ है, अंडरटेकिंग दी हुई है कि आप संविधान को मानेंगे। आप संविधान को मान रहे हैं क्या ये बात करके? चलिए, मैं करुण से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले फैजान साहब, आपको क्या लगता है? आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने भी ये बोला है कि ये चुनाव नजदीक आते आते इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, इससे उनको कुछ लाभ होगा या नहीं? ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं था जितना बीएसपी का था या आरएलडी का था। और जब 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी जीती तो वो जीत जो है वो आपकी जमीन खिसका गई। संकेत भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का पुरानी सोच है, पुराना नारा है कि जब जब जनता ने है नकारा, इन्हें भगवान का ही लेना पड़ता है सहारा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5-7 साल से गवर्नमेंट सेंटर में इनकी है, केंद्र में 4.5 साल 5 साल के लगभग होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। भाई, इन्हें अगर निर्माण करना भी है कुछ तो उन दिनों में ही कर लिए होते। तो क्या ये संकेत भाई, आपके चैनल या आपके जनता जो भी देखती है चैनल, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये चुनाव के वक्त में मथुरा की बातें करते हैं क्योंकि राम मंदिर का मैटर खत्म हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको कह दिया, उसे भी भारतीय जनता पार्टी अपना बताती है कि हमने करा दिया। जी, आपकी ऑडियो चली गई फैजान साहब। वो माननीय उच्च न्यायालय के संदेश पे हुआ, उनके ऑर्डर पे हुआ। हाँ। दूसरी बात कि जब चुनाव नजदीक आया है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जो आपने वक्तव्य कभी कहा संकेत भाई की वेस्टर्न में, पश्चिम में हमारा ये जातिवाद को स्टार्ट कर देते हैं, सांप्रदायिकता स्टार्ट कर देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति स्टार्ट करते हैं। ये वजह है भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। ये सबको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के तहत जब की तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे आई। ये दोनों ही दल इस बात को फायदा उठाती हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में चुनाव को लेकर आती हैं और विकास को दरकिनार कर देती हैं और जुमलेबाजी में ले आती हैं। आप बताइए, अगर इसमें विकास कहां पर है? अगर आपको आस्था, आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने साफ तौर से इससे पहले संकेत भाई कह रखे हैं कि सारे जातियों के आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन
साथ में हमें भारत का संविधान का भी सम्मान करना है और उसका हम सम्मान करते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को संविधान से लेना देना कुछ नहीं है। इन्हें, आपने भी भारतीय जनता पार्टी को सुना कि ये एक मंदिर बना देंगे, ये कहते हैं वो मंदिर बना देंगे। दुबे से एक जवाब ले लूं। कर्नल दुबे, आपने सुना कि मित्तल साहब ने क्या कहा और फैजान साहब क्या कह रहे हैं। एक सवाल उठा रहा है कि क्या ये संवैधानिक भी है जो आप कर रहे हैं, कि एक सरकार में होते हुए एक धर्म विशेष के प्रति बात, आपको सर्वधर्म, पहले तो ये तय हो जाए संकेत जी कि बड़े आदर पूर्वक मैं सबको सुना, किसी की बातों को सुनना भी है या नहीं है। यदि बीच में टोका टोकी हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर दर्द भी होता है जब कोई करता है। तो आप बार बार कह रहे थे कि विषय की बात है, मान लीजिए सरकारी पद पर कोई है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, यदि वो अपने धर्म का नाम लेता है तो दिक्कत कहां है? उसको लेना चाहिए, इसमें पाप कहां है? और इस तरह की बातें जब होती हैं समाज के अंदर कि सिर्फ चुनाव के टाइम पर, तो हम लोग चुनाव के टाइम पर नहीं करते, हम लोग बराबर अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। रही बात आपके चुनाव की, अभी एक सज्जन विकास खोज रहे थे। विकास आपको दिखता नहीं है? नोएडा से लेकर के लखनऊ तक जितने पार्क इन्होंने बनाए और सबके ऊपर लाल पत्थर डाले और उसके बाद भाई भतीजा सबके सब उस पैसे को लूट ले गए, मायावती का विकास आपको दिखा नहीं? हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग आज उन्हीं का विकास है जिस पे आप चल पा रहे थे शंकर दुबे जी। हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोगों के उज्ज्वला योजना के तहत गैस की बात करते हैं, हम उनके शौचालय की बात करते हैं, हम उनको राशन, अरे आपको किस लिए मिलेगा? आप उसमें है ही नहीं, सब्सिडी वाले में कहा। अरे सर, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, अरे कहा किसी को मिल रहा है? सर आप सुनने की आदत डालिए, सुनने की। सर अगर हम सुनने की आदत डाल लें तो संकेत भाई सिर्फ इनसे एक सवाल पूछिए, मथुरा पुलिस ने इन्हें परमिशन क्यों नहीं दिया? सरकार आपकी है, अगर आपकी आस्था पे आपने राजनीति नहीं करते हैं तो आप बताइए मथुरा में पुलिस ने क्यों नहीं आपको ऑर्डर किया? क्यों सर्वोच्च न्यायालय में यह विचाराधीन है केस? आपकी सत्ता थी 7 साल, आपकी सत्ता है 5 साल उत्तर प्रदेश में। एक सेकंड, सवाल एकदम सीधा सा सवाल। आप मुझे ये बताइए कर्नल दयाशंकर दुबे, जब ये मामला अदालतों तक गया है और जिस किस्म की परेशानी लेकर के आ सकता है, तो चुनाव के एकदम पहले इसका जिक्र जी, और वो भी इस तरीके से कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? जब किसान के विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रूलिंग दे दी थी और उसके बाद भी किसान मोर्चा बोल रहा था, ऐसा क्यों? इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए संकेत जी। एक साइड तरफदारी, एक तरफ नहीं तरफदारी, माफ करिएगा मैं आपके ऊपर आरोप कभी नहीं लगाता, लेकिन इस तरह की बातें हो कैसे सकती है समाज के अंदर? हम अपने हक की बात करते हैं और वो करते रहेंगे, अपने लोगों को बताएंगे और उसी से हम चुनाव में जाएंगे और उसी से हम जीत के आएंगे। तो आप ये मानते हैं कि मथुरा की बात चुनाव के मकसद से की जा रही है, कि आप ये लोगों तक लेके जाएंगे और चुनाव में जीत करके? मुझे लगता है मान्यवर मुझे लगता है कि कुछ चीजें स्मरण से बाहर जा रही हैं। हमने शुरुआत में ही कहा कि जो चुनावी संकल्प पत्र है वो हमारा तैयार हो रहा है, और ये जो है ये हमारे जीवन का प्रश्न है, आस्था का प्रश्न है। हम इसके ऊपर बात करते ही रहेंगे। ये हमारा चुनावी काम नहीं है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इसको हम पूरा करेंगे। मनोज जी देखिए, सारा जो यहां पर बहस का विषय है वो है टाइमिंग, कि क्यों इस बात का जिक्र अभी हुआ। कर्नल दुबे का यह कहना है कि इसका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम चुनाव हारें चाहे जीतें, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये बहस इसलिए हो रही है ना कि उत्तर प्रदेश में जब अमित शाह आए हैं तो संकेत और एनडीटीवी ये ना पूछ ले कि कानून व्यवस्था किधर है, जब दलितों का बलात्कार करके और उनकी हत्या की जा रही है और रात में 2 बजे जलाया जा रहा है। जो लोग अपने को भारतीय संस्कृति का पूजक बताते हैं, उसके सर्वमान्य नेता मंदिर में जूता पहन के घुसते हैं और अपनी वीडियो बनवाते हैं नरेंद्र मोदी जी। जो लोग अपने को भारतीय संस्कृति का पूजक बताते हैं, एक पीठाधीश्वर के ऊपर दास्ता भाव में हाथ रखते हैं। तो ये सब आप सवाल पूछ लेंगे कि टेट का परीक्षा लीक हुआ तो एनडीटीवी की और विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि उसमें योगी सरकार की जिम्मेदारी थी? मुझे कुछ कहना है संकेत जी, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय
भारतीय जनता पार्टी के केशव मौर्य उत्तर प्रदेश की सड़कों को तो बना नहीं पाए, तो आप बेचारे स्टूल से कुर्सी पे जाना चाहते हैं, चूंकि स्टूल मंत्री हैं, तो अब ये सब सवाल आप कर लेंगे। आप सवाल कर लेंगे कि 700 किसानों ने शहादत दे दी, और मैं समझता हूं कि देश में पहला ऐसा राजनीतिक दल और पहले ऐसे नेता माननीय अखिलेश यादव जी होंगे जिन्होंने ऐलान किया कि नहीं, जो शहादत दे चुके किसानों को सरकार बनने पर 25-25 लाख रुपया दिया जाएगा। अब आप ये कहीं सवाल ना कर दें कि बुंदेलखंड में तो समाजवादी पार्टी के रैली में लाखों लाखों लोग आ रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी में डीएम और एसपी लगाए गए हैं, फिर भी कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। तो ये सब जो जनवादी किस्म के लोग हैं वो सवाल कर देंगे तो ये विमर्श इनका दूसरा हो जाएगा। चलिए, जो मैं सार समझ पाया हूं आपके सवाल का, वो मैं पूछ देता हूं। कर्नल दयाशंकर दुबे, कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी, और ये सवाल शुरुआत से ही हम लोगों का था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास मॉडल दिखाने के और तरह तरह की और बातें करने के बावजूद भी ये जरूरत महसूस की गई कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ट्वीट करें और बात मथुरा की करें, क्योंकि शायद एक, जिसे कहते हैं ना, इमोटिव इशू, जज्बात से जुड़ा हुआ सवाल आप अगर ले आएंगे तो उससे शायद कहीं बहुत सारी चीजें पर स्त्री लग जाएगा। मैं आप जिसको सार कह रहे थे उस सारांश को जो इन्होंने रखा है वो मैं बताता हूं। इन्होंने कहा कि योगी जी के पीठ पर हाथ प्रधानमंत्री ने रख दिया। इन्होंने कह दिया कि स्टूल पर बैठा दिया उप मुख्यमंत्री के। याद रखिए, कभी भी मंच से धक्का देकर चाचा जी को बाहर नहीं फेंका। याद रखिए, पिताजी के हाथ से माइक छीन के नहीं फेंक दिया। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने के लिए हम लोग को। अरे छोड़िए ये सब बात बेकार। मनोज, इस तरह का डिबेट नहीं होगा। मनोज, इस तरह की डिबेट नहीं। मनोज काका जी, अब बात करते हैं। अब आप पर्सनल हुए तो वो भी हो गए, अब क्या करें? सीखो। नहीं, ज्यादा लोग सुनिए, और देवी देवता को मानते हैं, लेकिन हम दूसरों के भी धर्म का उतना ही सम्मान करते हैं। यहाँ पर बीच में हमको आना पड़ेगा। धर्म का उतना ही दर्शकों के विवेक पर हम ये सम्मान छोड़ेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों के विवेक पर ये छोड़ेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव के आते ही उप मुख्यमंत्री ने वो लिखा है जो लिखा है, क्या एक तरीके से विफलताओं के, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक 14, 17 और 19 में जो जबरदस्त जीत दर्ज की थी, शायद एक ऐसा एहसास कि इस बार उस तरीके से ना हो, इस वजह से ये जज्बात से जुड़े हुए सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी एक मत रखिए, क्योंकि नेताओं ने क्या बोला वो तो आपने सुनी ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल जारी रहेंगे। और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। अभी अभी भारत सरकार ने सूचित किया है कि भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। ओमिक्रॉन के 2 मामले कर्नाटक में मिले हैं। 37 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आई हैं और एट रिस्क जगह से, जहां पर यह फैला हुआ है, वहां से करीब करीब 8000 यात्री आए हैं। 10 यात्री अब तक पॉजिटिव और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसको भेजा गया है, लेकिन मामले जो सामने आए हैं वो 2 हैं और ये दोनों मामले कर्नाटक के हैं। इनकी उम्र भी बताई गई है, जो हमको जानकारी में मिली है। 66 साल और 46 साल के 2 लोग हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं, कोरोना वायरस के। तो कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं और बाकी लोगों को भी स्कैन किया जा रहा है। तो ये जानकारी अब तक भारत सरकार से मिली है कि 2 मामले सामने आए हैं। एक 66 साल के हैं, दूसरे 46 के हैं और लगातार जांच चल रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग जब होगी तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि ये जो मामले हैं जो पॉजिटिव हुए हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं या पुराने वेरिएंट के। तो 2 ऐसे मामले अब तक सामने आए हैं। पंजाब के लिए 3 गारंटी देने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चौथी गारंटी के रूप में शिक्षा की गारंटी दी है। केजरीवाल ने पठानकोट में तिरंगा यात्रा निकाली और चुनावी सभा में कहा कि पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। शानदार स्कूल बनाए जाएंगे दिल्ली की तरह, कच्चे टीचर को पक्का करेंगे
और अच्छा वेतन देंगे। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, गलत तो नहीं कह रहे, सरकारी स्कूलों का पंजाब में बुरा हाल है, इनको ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे दिल्ली में ठीक हुए, पंजाब में भी स्कूल ठीक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो मेरी आज पहली गारंटी है, पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। पंजाब को शिक्षा की धरती बनाएंगे, जैसे दिल्ली में अच्छा काम किया ऐसे पंजाब में करेंगे। एनडीटीवी को डिजिटल रूप से चलाने वाली कंपनी एनडीटीवी कन्वर्जेंस ने दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म टबूला के साथ एक ऐतिहासिक एडवर्टाइजिंग डील की है। यह डील 10 सालों के लिए है और इससे एनडीटीवी कन्वर्जेंस को 750 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है, जो कंपनी को सौंपे गए लक्ष्यों को पूरा करने पर निर्भर करता है। यह डील एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े विज्ञापन सौदों में से एक है और अपने ऑनलाइन दर्शकों को उनकी खबर पर भरोसा करने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं।